प्यारे बच्चों, वो कहते हैं ना कि एक शेर मुझे याद आ रहा है, पहले मैं आपको सुनाती हूँ। प्यारे बच्चों, वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये शेर मैं आपके लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों मैंने जो ये शुरुआत की है, आज कल से ही मैंने जो शुरुआत की है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए वो शुरुआत मैंने की है। ये हालांकि मैंने 9th से लेके, मेरा टारगेट यही है कि मैं 9th से लेकर इंटर तक के बच्चों को बहुत अच्छे से उर्दू पढ़ाऊँगी, लेकिन कल से जो मैंने शुरुआत की है अभी सिर्फ 10th क्लास के ही बच्चों का वीडियो बन रहा है बच्चों। तो शुरुआत तो मैंने की है, लेकिन उसका जो काफ़िला, उसका जो कारवां तभी बनेगा बच्चों जब आप अच्छे से उसमें साथ देंगे मेरा, क्योंकि ये बच्चों आपके लिए ही मैंने शुरुआत करी है। इसमें आपका साथ बहुत ज़रूरी है बच्चों। आप प्लीज़ बच्चों बहुत अच्छे से मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करके अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, कल हमने क्लास 10th के पूरे बच्चे आप लोगों के लिए हमने पूरा सिलेबस आपका क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, हिस्सा शेर, हिस्सा नज़्म, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो जो वो आपका हिस्सा जो नस्र शुरू होता है ना, नस्र का जो सबसे पहला जो आपका सबक बनता है, जहाँ से आपकी नस्र की शुरुआत होती है, वो है आपका नावल। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, क्या लिखा है, नावल। तो ये आपका नावल है। और हमने बताया था कि नस्र में भी कई सिन्फ हैं आपके। तो ये जो नावल है आपका, नावल में फिर आपका नावल में आगे आपको सबक मिलेगा। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का सबक है उमराजा नदा, फिर उसके बाद प्रेमचंद का सबक है गौदान। तो ये सब जो है सबक आपको नावल के अंदर मिलेंगे, यानी नावल ही है, आपको नावल ही है वो सब आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये नावल, आज हम आपको नावल को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाले हैं कि नावल क्या होती है। बहुत गौर से इसलिए पढ़िएगा आप बच्चों, एक एक लफ्ज़ की मेरी कोशिश रहेगी कि हम आपको एक एक लफ्ज़ के माने बताएंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कॉपी में नोट भी करेंगे, तभी आपकी अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। ओके, तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। देखिए, हम अंडरलाइन करेंगे आपको कुछ। ये कह रहा है कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ नावल के माने, ठीक है, अंग्रेज़ी लफ्ज़ नावल के माने नए के हैं। हाँ, ये सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ किसका माने हैं, तो अंग्रेज़ी लफ्ज़ आप बताएंगे कि अंग्रेज़ी जो लफ्ज़ है वो नावल जो है वो आपके अंग्रेज़ी लफ्ज़ से निकल करके बना है, जिसके माने नए के हैं। यानी जो हमारे बीच ये नावल आया है ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, ठीक है, जिसके माने क्या होता है, कोई चीज़ नया होता है, नए के हैं। और अंग्रेज़ी में ये किस्सा निगारी को ये नाम इसलिए दिया गया है कि इसका अंदाज़ पुरानी दास्तान या किस्सा निगारी के मुकाबले में नया था। आप जानते हैं बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ बहुत आसान करने के लिए। आप जब छोटे रहे होंगे बचपन में, तो आपकी दादी, आपकी नानी जो आपको किस्से या जो कहानियाँ सुनाती थीं, पता है बच्चों, वही किस्से, वही कहानियों की एक नई शक्ल दे करके, वही पुराने किस्से, इसीलिए यहाँ पे कहा गया इसका अंदाज़ पुरानी दास्तान या किस्सा निगारी के मुकाबले में नया है। ठीक है, यानी कि आपकी जो दादी नानी जो आपको कहानियाँ बताती थी, आपको जो किस्सा बताती थी, ये जो नावल है ये इसी का एक नई शक्ल नावल दे दी गई है। ठीक है, यानी कि आपकी पुरानी दास्तान या किस्सा निगारी के मुकाबले में ये आपको नया दे दिया गया है, नई शक्ल ये नावल ले लिया है। फिर क्या है, आप देखिए नावल क्या है, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा। नावल उस नस्री सिन्फ, हमने बताया था बच्चों, आपका हर जगह आपको सिन्फ मिलेगा। सिन्फ का मतलब होता है कि जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपका लिखा हुआ है, यानी जो लिखने वाला होता है वो आपका मुसन्निफ कहलाता है। सिन्फ यानी कि जो कुछ आपका लिखा गया है। तो नावल एक ऐसी सिन्फ है, ऐसे सिन्फ को कहा जाता है जिसमें ऐसा किस्सा बयान किया गया हो जो ज़िंदगी की तर्जुमानी, आपको ये पॉइंट बहुत गौर से पढ़ना है। नावल में ऐसा किस्सा बयान किया जाता है जो ज़िंदगी की तर्जुमानी तसलसल के साथ करता हो। ठीक है, यानी कि जो ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं, जो ज़िंदगी की तर्जुमानी, जो ज़िंदगी का हकीकत है, उसको क्या करता हो, वो तसलसल के साथ बयान करता हो। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर देखिए क्या है नावल का फ़न।
ये कह रहा है कि नावल का जो फ़न होता है, यानी जो नावल होता है दरअसल, ये हकीकत यहाँ पे बता रहा है कि नावल जो होता है वो दरअसल माशरती मतलब आप जानते हैं, माशरत का मतलब होता है आपका सोसाइटी। माशरत का मतलब मैंने यहाँ पे क्या बताया, आपकी जो सोसाइटी होती है वो माशरत होती है, जिसको हिंदी में हम कहेंगे समाज। आपकी सोसाइटी वो माशरत कहलाता है। और अनफरादी का मतलब होता है कि शख्स, अनफरादी का मतलब होता है शख्स, ठीक है, कोई इंसान। अनफरादी ज़िंदगी की तर्जुमानी और तस्वीर कशी का फ़न है। यानी नावल क्या कहता है, क्या करता है नावल का फ़न, दरअसल ये आपकी पूरी सोसाइटी और किसी शख्स की, अनफरादी या मतलब किसी शख्स की जो ज़िंदगी की जो तर्जुमानी होती है, उसकी जो पूरी तस्वीर होती है, तस्वीर कशी का जो फ़न होता है वो हमारे सामने रखता है। मतलब कोई शख्स है, उसकी ज़ाती जो ज़िंदगी होगी, उसकी ज़ाती ज़िंदगी की जो हकीकत होगी, है ना, उसकी ज़िंदगी में जो कुछ हकीकत वाक़यात हुए होंगे, नावल क्या करता है उसी की तस्वीर, यहाँ यही बात कही कि उसी की तस्वीर जो है कशी करता है, यानी हमारे सामने ला कर के रखता है। फिर आगे क्या, नावल नुवैस। नावल नुवैस का मतलब होता है नावल लिखने वाला अपने फ़िक्र ख्याल से एक नई हकीकत को हल करता है। जो नावल लिखने वाला होगा वो अपनी फ़िक्र, ज़ाहिर सी बात है कोई लिखने वाला तो आम इंसान होगा नहीं, कोई इंटेलिजेंट होगा, कोई हमारा राइटर ही होगा। तो एक ख्याल से एक नई हकीकत को खल्क करता है, मतलब बनाता है। वैसे खल्क माने लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ और माने ले लेंगे, ठीक है। फ़िक्र एक ख्याल से एक नई चीज़ को बनाता है नावल निगार, यानी नावल लिखने वाला, यानी कि नावल नुवैस। इसको हम नावल नुवैस भी कहते हैं, इसको हम नावल निगार भी कहते हैं, ठीक है। जो दरअसल, अब ये देखो कैसी चीज़ को ये खल्क करता है, मतलब क्या नई चीज़ वो बनाता है, ये बनाता है कि जो दरअसल ज़िंदगी की हकीकत से माखूज़ होती है। हमने बताया ना क्या करता है, वो किसी की शख्स की हकीकी ज़िंदगी को वो लेता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बहुत मेन पॉइंट है आपको ये नोट करना है कि जो आपका एक चीज़ होता है अज़्ज़ाए तरकीबी, हर जितनी भी सिन्फ़ होती हैं आपकी, जैसे आपका नावल हो गया, आपका अफ़साना हो गया, आपका ड्रामा हो गया प्यारे बच्चों, और आपका मरसिया हो गया, कसीदा हो गया, हर चीज़ के, हर सिन्फ़ के आपके अज़्ज़ाए तरकीबी होते हैं। आप तो पहली बात ये जान लीजिए कि अज़्ज़ा मिस क्या होते हैं। अज़्ज़ा मिस होते हैं पार्ट, उसके हिस्से, ठीक है, इंग्रेडिएंट जो उसके होते हैं, उसके हिस्से, उसके पार्ट। और नावल के अज़्ज़ाए तरकीबी यानी नावल के हिस्से क्या हैं, उसके पार्ट क्या क्या हैं, वही हमारा अज़्ज़ाए तरकीबी कहलाता है। तो उसके जो पार्ट होते हैं वो हैं आपका, यहाँ देखिए मैं आपको बताती हूँ, यानी कहानी है। सबसे पहला जो आपका होता है ये कहानी ही होता है, फिर दूसरा है किरदार होता है, फिर आपका मुकालमा होता है। अब देखिए, जब कोई नावल बनाएगा, कोई शख्स जब नावल लिखेगा, कोई मुसन्निफ़ हमारा जब नावल लिखेगा, सबसे पहले वो अपने दिमाग में पूरी स्टोरी बनाएगा कि पूरी स्टोरी क्या है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका ये कहानी दिया गया है कि पूरी स्टोरी क्या है, पहले वो स्टोरी बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप मूवी को बताते हैं, ठीक है, कोई मूवी है आपकी, मूवी देखिए अभी आगे आपका आएगा मूवी, जैसे कि कोई आपकी मूवी है, बता रहे हैं बच्चों, तो आपकी कोई मूवी है तो जो राइटर होता है ना, डायरेक्टर जो होता है वो पहले पूरी कहानी को स्क्रिप्टेड कर देता है, वो पूरी कहानी पहले लिखता है, फिर उसमें कैरेक्टर लाता है, यानी कि उसमें किरदार लाता है। जैसे आपने देखा होगा कि उसमें एक्टर कौन सा रखा जाए या एक्ट्रेस कौन सी रखी जाए, तो वो क्या हो जाता है, वो किरदार होते हैं। जो एक्ट्रेस होता है, एक्टर होता है, वो वहाँ पर वो किरदार प्ले करता है ना, वो किरदार प्ले करता है। फिर मुकालमा जो होता है वो आपका, मैं डायरेक्ट आपको बता दूँ, वो आपका डायलॉग होता है। डायलॉग यानी कि जिसको हम उर्दू कहेंगे बातचीत करने का तरीका, वो हमारा डायलॉग होता है। और नज़रिया जो हमारा नज़र होता है, जो हमारी नज़र के सामने दिखाई देता है। हयात पर बिलखुसूस ज़ोर दिया जाता है, यानी अगर आप हेडिंग यहाँ बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हेडिंग बना सकते हैं, इससे आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। जैसे आपने हेडिंग बनाई कि नावल के अज़्ज़ाए तरकीबी, ठीक है, तो आप सबसे पहले नावल में बनाएंगे कि सबसे पहले आप बनाएंगे किस्सा, दूसरा आप बनाएंगे प्लाट, तीसरा आप
बनाइए किरदार, चौथा बनाइए मुकालमा निगारी यानी कि डायलॉग। हाँ बच्चों, आप चाहें तो कुछ चीज़ें आप इंग्लिश में भी पॉइंट हमेशा नोट करिए। इससे पता है आपको, जब वो आपकी बोर्ड की कॉपियाँ चेक होगी तो जो वहाँ पे कॉपी चेक करने वाला होगा वो ये चीज़ समझेगा कि बच्चे को नॉलेज है, यानी कि बच्चे को उर्दू की तो नॉलेज है ही, प्लस उसको इंग्लिश की भी नॉलेज है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब आप, जैसे कि आपने डाल दिया, पहले डाल दिया आपने डाल दिया कि मुकालमा निगारी, मान लीजिए आपने मुकालमा निगारी, फिर आप समझ रहे हैं कि मुकालमा निगारी मैंने आपको बताया आपका डायलॉग यानी बातचीत करने का तरीका, तो आप ब्रैकेट में अंदर कर दीजिए ये चीज़ की डायलॉग कर दीजिए। ठीक है, और आपका किस्सा कर दीजिए, कहानी कर दीजिए, किरदार यानी आपका कैरेक्टर कर दीजिए, आप जो भी आपको आए। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप लिखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप उसको लिखिए, लेकिन हाँ इतना ज़रूरी है कि अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो ये थोड़ी सी इंग्लिश आपको ब्रैकेट में करके डालिए, आपको देखिएगा बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, उससे आपको वहाँ पे पता है क्या शो होता है कि आप पढ़ने में बहुत तेज़ हो। ठीक है, तो हाँ बच्चों, यहाँ पे फिर ये होगा, फिर इन अज्जा में मंजर निगारी को भी शामिल किया जाता है। अज्जा में मंजर मतलब इसके एक हिस्से आपको मंजर निगारी भी है। ठीक है, हाँ मंजर नक्शी है और दूसरा आपका नुक्ता नज़र है, ये जो नज़रिया है। ठीक है, पूरे वैसे मैं आपको बता दूँ पूरे 6 होते हैं, आप नोट कर लीजिए मेरी बातों को। सबसे पहले किस्सा बताएंगे, फिर प्लाट है आपका, फिर किरदार निगारी है, फिर आपका मुकालमा निगारी है, फिर आपका मंजर कशी है, और लास्ट में जो 6 नंबर पे वो है आपका नुक्ता नज़र। ये नावल के बच्चों प्लाट, ये नावल के आपके अज्जाएँ हैं, यानी कि नावल के पार्ट हैं। ठीक है, लेकिन नावल के फ़न में बहुत तनूव हैं और ऐसे नावल भी लिखे गए हैं जिनमें रवायती अज्जाए तरकीबी नहीं मिलते, मतलब हर तरीके के नावल लिखे गए हैं। कहीं कहीं आपको रवायती जो रवायत से चलते आ रहे हैं, लगातार चलते आ रहे हैं, वो अज्जाए आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्लाट के एतबार से नेज़ मौजू और इसलूब के एतबार से नावलों की कई किस्में बताई गई हैं। कई किस्में यहाँ पे क्या है देखते हैं, कई किस्में यहाँ पे, हाँ कई किस्में की गई, ये कह रहा है प्लाट के एतबार से। और नेज़ मौजू का मतलब होता है कि जब वो जिस चीज़ का, वो जिस टॉपिक पे वो नावल लिखी जाती है वो आपका मौजू कहलाता है। ठीक, और इसलूब आपका वो होता है कि इसलूब मतलब लिखने का तरीका होता है, और इसलूब के एतबार से आपके टॉपिक और इसलूब के एतबार से नावलों की कई किस्में बयान की गई। अब क्या क्या बयान की गई हैं वो तो इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, तो कई किस्में होती हैं नावल की, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। किस्में अलग है, लेकिन वो जो ऊपर हमने अज्जाएँ जो आपको बताएं ये आपका अलग मैटर है। ठीक है, अब देखिए 19वीं सदी के सिर्फ, हाँ अगर आपसे पूछा जाता है नावल की शुरुआत कब से हुई तो आप बता सकते हैं नावल की जो शुरुआत हुई थी वो 19वीं सदी के सिर्फ आखिर में हुई थी। सिर्फ आखिर में हिंदुस्तान गैर मुल्की साम्राज्य के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। ठीक है, ऐसे करते हैं थोड़ा सा, हाँ गैर मुल्की साम्राज्य के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। लेकिन मगरिबी तालीम यानी जो ये आपकी यूरोप की होती है के असर से निशातुस्सानिया के आशार पैदा होने लगे थे, यानी धीरे धीरे हमारे बीच वहाँ के मगरिबी जो कल्चर थी वो भी, उसके जो आशार थे वो धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे थे उस ज़माने में। अब देखिए क्या है, उस ज़माने में जब वहाँ फ़ॉरेन की चीज़ें जब हमारे यहाँ आने लगी, मगरिबी तहरीब यानी वो यूरोप का फ़ॉरेन की चीज़ें यहाँ पे ली जाती है। मगरिबी तालीम यानी फ़ॉरेनी जो तालीम होती है, अमेरिकन जो तालीम, यूरोप वाली जो तालीम होती है। इस ज़माने में नज़ीर अहमद और उनके मुआशिरीन के हाथों नावल का आगाज़ हुआ। हाँ, जब धीरे धीरे वहाँ का आशार हमारे बीच आने लगा तो फिर क्या हुआ इस ज़माने में, फिर उस वक्त नज़ीर अहमद, देखिए ये भी यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि नावल की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे ये बना सकते हैं कि किसने करी थी, तो नावल की जो शुरुआत नज़ीर अहमद, ये हाँ बच्चों ये बहुत मेन पॉइंट है कि नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद और उनके मुआशिरीन के हाथों, मुआशिरीन यानी उनके जो साथ रहने वाले लोग थे। ठीक है, मुआशिरीन उनके साथ रहने वाले लोगों के हाथ क्या हुआ, नावल की आगाज़ हुई, यानी कि नावल का शुरुआत हुआ। उर्दू के इब्तदाई नावल किस्सों की शक्ल में वजूद में आए, यानी कि जो शुरुआत में प्यारे बच्चों जो शुरुआत में नावल लिखे गए थे वो किस्सों की शक्ल में, यानी बड़े बड़े किस्सों की शक्ल में वजूद में आए, जिनका बुनियादी मकसद अखलाकी और माशरती इस्लाह था। देखिए मतलब किस्सों की शक्ल में तो आए, लेकिन जो इनका बुनियादी यानी जो इनका मेन मकसद था ऐसे नावलों का वो क्या था, अखलाकी यानी अच्छा अखलाक, माशरती यानी हमारी जो सोसाइटी है वो इस्लाह, इन सब का इस्लाह था, यानी लोगों के बीच
में, आवाम के बीच में एक अच्छी इस्लाह हो, है ना, आवाम के बीच में, सोसाइटी के बीच में एक अच्छी इस्लाह हो, लोगों का अखलाक अच्छा हो, इस पे गौर करके हमारा जो ये नावल लिखा जाता था। ठीक है। फिर नज़ीर अहमद के नावलों में, अब देखिए जब इन्होंने शुरुआत की थी, मैंने बताया कि नज़ीर अहमद ने शुरुआत करी थी, तो नज़ीर अहमद के नावलों में मिरातुल उरूज, तौबतुन नसूर, इब्नुल लुत्फ़, फ़साइल मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात से काबिल ज़िक्र हैं। ये आपके नज़ीर अहमद के सबसे पहला नावल है बच्चों। नावल के इनके नाम हैं, क्या क्या नाम है? मिरातुल उरूज, तौबतुन नसूर, इब्नुल लुत्फ़, फ़साइल मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात से काबिल ज़िक्र हैं। उनकी तसनीफ़ में से उस ज़माने की मुआशरत के ज़िंदा मुरक्के हैं। मैंने आपको बताया मुआशरत यानी आपकी सोसाइटी होती है, तो उन्होंने जो ये सारी तसनीफ़ लिखी, तसानीफ़ यानी जो उनकी लिखी हुई, जिसको हिंदी में बोलेंगे रचनाएँ, उर्दू में हमारी तसानीफ़ कहलाएगी। ठीक है। उनके उन तसानीफ़ में से उस ज़माने की मुआशरत के, यानी जो भी उन्होंने तसानीफ़ लिखी उस वक्त के, उस ज़माने के ज़िंदा मुरक्के हैं। ठीक है। मुआशरत के मतलब सोसाइटी के लिए वो बहुत अजीज़ थी उस ज़माने के लिए। नज़ीर अहमद कामयाब किस्सा गो हैं और उनकी मुकालिमा निगारी। देखिए फिर आ गया मुकालिमा निगारी, यानी उनका डायलॉग है जो वो अपने नावलों में लिखते हैं। डायलॉग इम्तियाजी शान रखती है रतन्नाज सरशार ने। अब देखिए दूसरे लोगों का नाम आ गया, यहाँ से आपके दूसरे लोगों का नाम आ गया, रतन्नाज सरशार ने। यूँ तो कई नावल लिखे, हम दिखाते हैं आपको। कई नावल लिखे रतन्नाज सरशार ने। रतन्नाज सरशार ने यूँ तो कई नावें लिखी, लेकिन जो शोहरत, अब रतन्नाज सरशार की बात यहाँ पे आ गई कि उन्होंने कई नावें लिखी, लेकिन जो शोहरत फ़साने आज़ाद को हासिल हुई, यानी कहा जाए, अगर आपको देखा जाए तो रतन्नाज सरशार का जो दूसरा नावल, रतन्नाज सरशार का जो सबसे मशहूर नावल वो क्या है? फ़साने आज़ाद है। ठीक है, हुई उनके किसी दूसरे नावल के हिस्से में ना आई, यानी रतन्नाज सरशार का सबसे मशहूर नावल आपका फ़साने आज़ाद हुआ। फ़साने आज़ाद में, अब देखिए फ़साने आज़ाद के बारे में, यहाँ पे उनका नावल है रतन्नाज सरशार जी का फ़साने आज़ाद में। अब क्या है यहाँ उस वक्त की, उसमें क्या मैटर दिया गया? फ़साने आज़ाद की बात हो रही कि लखनऊ की ज़वाल आमादा माशरत को पेश किया गया। यानी कि पता है आपको, जब आप आगे जाओगे तो आप जब अच्छे से उर्दू पढ़ोगे तो ये पूरे जो आपके मुसन्निफ़ हैं, आपके जो शोरा इकराम हैं, वो अलग अलग दबिस्तान में बढ़ जाते हैं। आपके होते हैं लखनऊ दबिस्तान, आपके होते हैं दिल्ली दबिस्तान, ये 2 दबिस्तान में बढ़ जाते हैं। तो ये जो रतन्नाज सरशार जी हैं, ये आपके लखनऊ दबिस्तान से थे। तो इन्हें लखनऊ की जो इन्होंने वहाँ की माशरत, वहाँ की सोसाइटी का जो कुछ भी ज़वाल देखा, वहाँ का माशरत को, उनकी सोसाइटी जो कुछ भी ज़वाल उन्होंने देखा, वो क्या किया, उसको फ़साने आज़ाद में इन्होंने लिख दिया। ठीक है, जिसकी आखिरी चमक में बड़ी कशिश थी। सरशार को मुख्तलिफ तबकों की ज़बान और रोज़मर्रा पर ज़बरदस्त कुदरत हासिल थी। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि उनको मुख्तलिफ क्या था यहाँ पे, सरशार को मुख्तलिफ तबकों आपका होता है बच्चों, जैसे कि आपकी हम यूँ कहें कि जैसे आपका जो दर्जा होता है तबका आपका हर चीज़ में आता है। ठीक है, तबके मतलब जैसे हिंदी में हम कहेंगे वर्ण, तो ये बहुत ऊंची कास्ट होती है, फिर उससे निचली कास्ट होती है, फिर उससे निचली कास्ट है। तो ये जो एक सीक्वेंस से वन स्टेप बन जाता है ना, 1 बाई 1 स्टेप, तो ये आपका तबका कहलाता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ तबकों, इसमें आपके जैसे अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े, हर तरीके के लोग लिए जाते हैं, वही तबका कहलाता है आपका। तो सरशार को मुख्तलिफ तबकों की ज़बान और रोज़मर्रा पर, यानी आपकी जो डेली लाइफ पर ज़बरदस्त कुदरत हासिल थी। ठीक है प्यारे बच्चों, उनके अंदाज़ बयान में ज़राफ़त का असर भी नुमाया है। कुछ तवालत और कुछ फ़नी खुसूसियत की वजह से फ़साने आज़ाद को अक्सर दास्तान और नावल के बीच की कड़ी कहा जाता है। यानी उसको कुछ खुसूसियत, उसकी फ़नी खुसूसियत की वजह से जो आज़ाद की जो फ़साने आज़ाद है, इसको क्या कहा जाता है? नावल के बीच की कड़ी कहा जाता है। फ़साने आज़ाद को दास्तान और नावल के बीच की कड़ी कहा जाता है। सरशार के हम असरों में, वहाँ आपको मैंने बताया नज़ीर अहमद के हम असर, लेकिन यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि सरशार के हम असरों में कौन कौन थे? सज्जाद हुसैन, सरफराज हुसैन, अब्दुल हलीम शरीफ खुसूसियत से काबिल ज़िक्र है। ये सब बच्चों मेन पॉइंट है, आप हम असरे में लिख सकते हैं। उधर आप डिप्टी नज़ीर अहमद के हम असरे लिख सकते हैं और इधर आप रतन्नाज सरशार के हम असरे लिख सकते हैं। सरशार के तारीख़ी नावलों में बहुत मशहूर और मकबूल हुए। अब ये बता रहा कि इनके नावल जो थे वो बहुत मशहूर हुए। शरर की बात हो रही है यहाँ पे, शरर की। वो सरशार अलग है बच्चों, शरर अलग, अब्दुल हलीम शरर अलग, रतन्नाज सरशार अलग है। कि तारीख़ी नावलों में बहुत मशहूर मकबूल हुए, मतलब ये सरशार जी ने तारीख़ी नावल आपके लिखे, यानी आपकी हिस्ट्री से उठा करके इन्होंने नावल लिखे हैं। फिर रुसवा के नावलों
में फ़न का गहरा एहसास है और उनके नावल उमराव जहानादा का शुमार उर्दू के बेहतरीन नावलों में होता है। यहाँ पे रुस्वा मिर्ज़ा जो आपके उर्दू का सबसे पहला सबक रहेगा रुस्वा का जो नावल है वो उमराव जहानादा है। इसका जो शुमार होती है, इसकी जो गिनती होती है उर्दू के बेहतरीन यानी बहुत अच्छे नावलों में इसकी गिनती होती है। यही आपको उर्दू का सबसे पहला सबक रहेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसे कलाशेख का दर्जा हासिल है, मतलब बहुत ऊँचे मुकाम का दर्जा हासिल है। इसमें अब देखिए उसमें क्या बताया गया, उमराव जहानादा में क्या बताया गया। इसमें एक मासूम लड़की की ज़िंदगी को जो हालात की ज़िद में आकर के तवायब बन जाती है। बच्चों एक आपकी स्टोरी है, एक आपकी मूवी है उमराव जहानादा, जो पुरानी भी मूवी थी आपकी और जो नई भी मूवी है दोनों उसी पे ही बनी है, उमराव जहानादा पे ही बनी है आपकी ये मूवी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैंने बताया जो आपकी मूवी है उमराव जहानादा, आप मूवी देखोगे तो आपको बहुत कुछ उस कहानी से मिलता जुलता बताया जाएगा। तो यहाँ की मौशरत की कि वो कैसे कि वक्त ने उसको कैसे परेशान किया, वो कैसे आकर के वो लड़की तवायब बन जाती, ये सारी बातें उस मूवी में दिखाया गया है। इसलिए उस मूवी में लखनऊ मौशरत की जीती जागती तस्वीर आपकी आंखों के सामने पेश किया गया है, ठीक है। फिर आगे क्या है, फ़न हाँ यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको फिर से। फ़न का एक लाजवाल ज़माना कारनामा सामने आ गया। रुस्वा के बाद प्रेमचंद उर्दू के साथ, अब देखिए रुस्वा यहाँ पे हो गए, फिर इसके बाद प्रेमचंद आ रहे हैं, ठीक है। पहले नज़ीर अहमद, फिर रुस्वा, पहले नज़ीर अहमद, फिर रतना सरसार, फिर ये शरर, फिर यहाँ पे इसके बाद कौन आ रहा है, रुस्वा आ रहा। रुस्वा के बाद प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं जिन्होंने, हाँ बच्चों, प्रेमचंद ने जो कुछ भी नावल लिखा, आज हम आपको बहुत मेन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको पुटअप हो गया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको इससे बनेंगे, इसलिए गौर कीजिए। रुस्वा के बाद प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निकाल हैं, यानी रुस्वा के बाद किसका नंबर आता है, प्रेमचंद का आता है। इन्होंने पता है बच्चों क्या किया, इन्होंने शहरी ज़िंदगी के कामयाब मुरक्के पेश किए, बल्कि हिंदुस्तान की इन्होंने ना सिर्फ शहरी ज़िंदगी के लिखे बल्कि इन्होंने हिंदुस्तान के देहात, जानते बच्चों ये प्रेमचंद ने बहुत देहात की, जितने भी हमारा मुल्क जो है, हमारा जो हिंदुस्तान है वो ज़्यादातर गांव वाला ही हमारा मुल्क है, तो इन्होंने यहाँ के देहात की जितनी भी भरपूर तर्जुमानी इन्होंने की है प्रेमचंद के, यानी कि देहाती, जहाँ भी कहीं भी देहाती आपका नावल लगता है तो वो प्रेमचंद का ही रहेगा, आप ये पहचान लीजिए, ठीक है। प्रेमचंद के मोतदिन नावलों में, अब देखिए मोतदिन नावलों में, इनके नावलों में क्या है, गाउदान जो आपकी बुक में है, गाउदान सिलेबस में है, शाहकार दर्जा रखता है, उर्दू का बेहतरीन नावल कहलाए जाने का मुस्तहिक है, यानी कहलाए जाने का हकदार है। प्रेमचंद के बाद काजी अब्दुल गफ्फार, अब देखिए इसके बाद कौन कौन है, अब्दुल गफ्फार, अजीज़ अहमद, असमत चुगताई, उपेंद्र नाथ असद, ये सब आपके सालिहा आबिद हुसैन, ये सब आपके कई नावल हैं। उसके बाद फिर आता है राजेंद्र सिंह बेदी के नावल, इनका एक नावल ये भी शायद आपके 9th क्लास में है का नावल, एक नहीं 9th में नहीं है, 10th में ही आपको मिलेगा। 9th का जो है यहाँ राजेंद्र सिंह बेदी का एक नावल, एक चादर मैली, से भी बहुत अच्छा नावल है, वो फ़नी एतबार से कद्दो मंजिलत की निगाह से देखा गया, मतलब ये इनका जो नावल राजेंद्र सिंह बेदी का, ये भी आपका बहुत अच्छा नावल, ऊँचे मुकाम का नावल है। इसके बाद क्या है आपका, ठीक है, निगाह से देखा गया, यानी बहुत ऊंचाइयों तक इनका ये भी नावल गया। इसके बाद कृष्णचंद ने बहुत से नावल लिखे हैं, अब कृष्णचंद का यहाँ पे नाम आता है, अजीज़ अहमद, खदीजा मस्तूर, इकरतुल हैदर भी हैं आपकी उर्दू की जो आपकी लेडीज़ हैं। अब फिर है अब्दुल्ला बिन काजिल अब्दुल शता इंतज़ार के नावल जदीद अहद की नुमाइंदगी करते हैं, मतलब जदीद अहद की मतलब जो हमारा मॉडर्न टाइम चल रहा है, ठीक है, नहीं जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जदीद का मतलब हमारा प्रेजेंट दौर होता है, ठीक है, जदीद अहद की नुमाइंदगी करते हैं। उर्दू में फ़नी एतबार से आला दर्जे के नावलों की तादाद कम है, मतलब अगर यूँ देखा जाए फ़नी एतबार से, मतलब सारी खूबियों को अगर करके देखा जाए, इकट्ठा करके देखा जाए, तो आपको जो आला दर्जे के यानी बहुत अच्छे दर्जे के जो नावल है वो क्या बहुत कम है। ताहम ने समाजी तकाज़ुं की वजह से नावल की तरफ खासी तवज्जो जारी रही है, ठीक है बच्चों। तो ये जो मैंने आपको पूरा बताया, ये बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने एक एक चीज़ों को आपके नावल के बारे में बताया है, कुछ और मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मेन पॉइंट ये है, जैसे कि एक आपका कोटेक्शन है, आप कोटेक्शन डाल सकते हैं, हाँ, बेकौली D.H. लॉरेंस, आपके इंग्लिश के कोई राइटर है, बेकौली D.H. लॉरेंस, इन्होंने कहा है कि एक बात,
नावल ज़िंदगी की किताब होती है। बच्चों आप डिफिनेशन डालिए तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इन्होंने मैकॉले डी एच लॉरेंस इन्होंने ये कहा है, आप गौर से इनका नाम सुनिए, मैकॉले डी एच लॉरेंस, एच अलिफ ये चे एच लॉरेंस, इन्होंने ये बात कही है कि नावल ज़िंदगी की किताब होती है। ठीक है, एक डिफिनेशन आप ये लिखिएगा। और एक मेन पॉइंट मैं आपको और बता दूं, देखिए मेन पॉइंट ये है कि जो है नावल में क्या होता है कि बच्चों शुरू से लेकर आखिर तक इसमें एक ही कहानी बताई जाती है। मतलब एक कहानी लिख ली गई और आपकी पूरी कहानी शुरुआत की जाएगी और उसका इख्तिताम यानी कि उसका ख़ात्मा भी किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मेन पॉइंट हो गया। दूसरा मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं, नावल में किरदार, जो नावल में आपके कैरेक्टर होंगे, जैसे आप मूवी मैंने बताया था, मूवी देखती है तो उसमें शुरुआत से लेकर मतलब जबकि इब्तिदा होगी और उसका जब तक इख्तिताम नहीं हो जाएगा, ख़ात्मा नहीं हो जाएगा, वही आपका एक ही कैरेक्टर रोल प्ले करता रहेगा। ठीक है, ये भी नावल की खासियत है। दूसरा क्या है, नावल में हकीकी और वाकई अल्फाज जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आते हैं उनको पेश किया जाता है। ये भी मेन पॉइंट, ये सब मैं आपको बहुत मेन पॉइंट बता रही हूँ बच्चों। नावल में हकीकी और वाकई जो अल्फाज होते हैं जो रोज़मर्रा यानी हमारी जो डेली की लाइफ में यूज़ होते हैं, डेली की लाइफ की ज़िंदगी में पेश आते हैं, उनको पेश किया जाता है। प्यारे बच्चों मैंने बहुत इधर उधर से आपके लिए मेहनत करके बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, इसलिए प्यारे बच्चों पूरे वीडियो को देख करके आप इसकी बहुत अच्छी नोट बनाइए, खूब बढ़िया डिफिनेशन लिखिए, खूब बढ़िया जो मैंने आपको कोटेक्शन बताया कोटेक्शन लिखिए, सब कुछ लिखिए। और प्यारे बच्चों प्लीज़ खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेशन में सबको कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, यूँ ही पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक भी करिए। कमेंट में प्लीज़ अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम ज़रूर लिखिए। तो हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम ज़रूर लिखिए। अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए, खूब तरक्की करिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।